नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। जय हिंद बच्चों, मैं रश्मि नायक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, शासकीय नवीन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चूनाभट्टी भोपाल से जीव विज्ञान कक्षा 12वीं में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे आनुवंशिकी एवं विकास के अंतर्गत अध्याय वंशागति के आणविक आधार। बच्चों, आज हम आनुवंशिकी एवं विकास के अंतर्गत पुनरावृत्ति कर रहे हैं। वंशागति के आणविक आधार के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे पुनरावृत्ति में डीएनए की संरचना, डीएनए का रेप्लिकेशन, इसके बारे में आज हम पुनरावृत्ति करेंगे। जैसा कि बच्चों आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं, पूरा इसका अध्ययन कर चुके हैं कि एक कोशिका होती है, कोशिका के अंदर क्या होता है, केंद्रक, और केंद्रक में क्या होता है, गुणसूत्र, और यह गुणसूत्र एक धागे नुमा रचना से बना होता है जिसे हम कहते हैं डीएनए। तो आज हम इसी डीएनए का विस्तृत अध्ययन करेंगे। बच्चों, जैसा कि पिछली कक्षा में बताया था कि आनुवंशिक पदार्थ की खोज फ्रेडरिक मिशन ने की थी। इसके बाद आल्टमैन ने इसको न्यूक्लिक एसिड नाम दिया और लेविन ने इसको न्यूक्लिक अम्ल को 2 प्रकार में बांटा। अब यदि हम डीएनए की परिभाषा की बात करें तो डीएनए किससे मिलकर बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस के तत्वों से मिलकर बना एक डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। पॉलीमर अर्थात इसका मोनोमर क्या है? न्यूक्लियोटाइड। और यह जीवों में आनुवंशिक सूचनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का कार्य करता है। अब यदि हम डीएनए की संरचना देखें तो डीएनए का यदि हम जलीय अपघटन करें तो डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम के द्वारा ये किस में टूट जाता है? न्यूक्लियोटाइड में, और बाद में फास्फेटेज एंजाइम के द्वारा टूटता है न्यूक्लियोसाइड और फास्फोरिक अम्ल में, और बाद में न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम के द्वारा ये टूट रहा है शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार में। अब हम चर्चा करते हैं कि डीएनए का रासायनिक संगठन क्या है। यदि हम डीएनए का रासायनिक संगठन देखें तो डीएनए किससे मिलकर बना है? नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल। और ये जो नाइट्रोजनी क्षार ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, प्यूरीन और पिरिमिडीन। प्यूरीन में हमेशा कितनी रिंग होती है? 2 बेंजीन रिंग। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो प्यूरीन होता है भी परीक्षा में बहुत पूछा जाता है कि इसमें कितनी रिंग होती है। तो आप याद रखिए कि प्यूरीन में 2 बेंजीन रिंग होती है और पिरिमिडीन में 1 बेंजीन रिंग होती है। इसी तरह प्यूरीन के अंदर 2 क्षार आते हैं, एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में कौन से आते हैं? साइटोसिन और थाइमिन। इसके अलावा एक और आता है यूरेसिल। चूंकि हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं डीएनए का, तो यहाँ पर हम यूरेसिल का नाम नहीं लिखेंगे। तो बच्चों ये याद रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है, क्योंकि जो हम आज इकाई पढ़ रहे हैं इस इकाई में यदि हम 2019-20 का ब्लूप्रिंट देखें तो इस इकाई में 18 नंबर का वेटेज दिया गया है। इसमें से 5 नंबर के आएंगे इसमें ऑब्जेक्टिव यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और 4 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे और 1 प्रश्न आएगा 5 नंबर का। इस तरह ये पूरी इकाई में 18 नंबर का अंक दिए गए हैं। तो इसमें से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो इस तरह से बन सकते हैं कि प्यूरीन के अंदर कौन से क्षार आते हैं? तो आप याद रखिए एडेनिन और गुआनिन, और पिरिमिडीन में कौन से क्षार आते हैं? साइटोसिन और थाइमिन। इसी तरह न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, ये भी परीक्षा में 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो आप याद रखिए कि न्यूक्लियोटाइड शर्करा, फास्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजनी क्षार से मिलकर बना होता है, और जो न्यूक्लियोसाइड होता है उसमें क्या साइड हो जाता है? फास्फोरिक अम्ल। यदि फास्फोरिक अम्ल अलग हो गया और शर्करा और नाइट्रोजनी क्षार रहे तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोसाइड। और यदि शर्करा, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजनी क्षार रहे तो क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो बच्चों ये 2 नंबर, 1 नंबर में ये प्रश्न आ सकता है कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं। तो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। साइड में आपको फास्फोरिक अम्ल को अलग कर देना है
और न्यूक्लियोटाइड में फास्फोरिक अम्ल इससे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक प्रश्न और आ सकता है कि जो डीऑक्सीराइबो शुगर है उसमें किस कार्बन से ऑक्सीजन निकल जाती है। तो आप याद रखिए, जो राइबो शुगर होती है उसके दूसरे कार्बन से जब एक ऑक्सीजन निकल जाती है तो बन जाता है डीऑक्सीराइबो शर्करा। तो ये भी एक नंबर में प्रश्न आ सकता है। तो इस तरह से बच्चों आप ये याद रखिए कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। तो आप जब फास्फोरिक अम्ल टाई हो गया तो न्यूक्लियोटाइड, और जब साइड हो गया तो न्यूक्लियोसाइड। अब बात करते हैं कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड कितने प्रकार के होते हैं। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ये क्षार के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं। तो परीक्षा में ये प्रश्न आ सकता है कि डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल में कौन सा क्षार होता है। तो आपको याद रहे कि यहाँ पर कौन सा क्षार रहेगा, एडिनिन। एडिनिन, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, डीऑक्सी एडिनिलिक अम्ल। और इसी तरह डीऑक्सी ग्वानिडिलिक अम्ल बनाने के लिए कौन सा क्षार लगता है, ग्वानिन। इसी तरह डीऑक्सी साइटिडिलिक अम्ल बनाने के लिए कौन सा क्षार लगता है, साइटोसिन। और डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल बनाने के लिए आवश्यक होता है थाइमिन। तो ये परीक्षा में इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि डीऑक्सी थाइमिडिलिक अम्ल में जो न्यूक्लियोटाइड है ये कितने अणुओं से मिलकर बना है। तो आपको यदि पूछा जाता है कि डीऑक्सी थाइमिडिलिक में क्या है तो आप लिखेंगे थाइमिन, शर्करा और फास्फोरिक अम्ल। अब यदि न्यूक्लियोसाइड भी देखें तो इस तरह से हम न्यूक्लियोसाइड भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड में यदि आता है एग्जाम में कि डीऑक्सी एडिनोसिन, इसमें कौन कौन से अवयव होते हैं तो आप याद रखिए एडिनिन, डीऑक्सीराइबो, शर्करा। क्योंकि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि न्यूक्लियोसाइड में फास्फोरिक अम्ल क्या हो जाता है, साइड में। तो यदि डीऑक्सी ग्वानोसिन में कितने कौन कौन से अवयव होते हैं तो आप उसमें लिखेंगे ग्वानिन, डीऑक्सीराइबो, शर्करा। इसी तरह से डीऑक्सी साइटिडीन में साइटोसिन, डीऑक्सीराइबो, शर्करा। और इसी तरह डीऑक्सी थाइमिडिन में थाइमिन, डीऑक्सीराइबो, शर्करा अवयव रहेंगे। तो इस तरह से परीक्षा में ये प्रश्न एक नंबर में या वस्तुनिष्ठ में या फिर रिक्त स्थान में पूछे जा सकते हैं। अब बात आती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड की। जैसा कि हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि जो न्यूक्लियोटाइड हैं जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि पॉली मतलब बहुत सारे। जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलते हैं और उनके बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है। तो एक जो रचना बनती है उसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। आपको मैं पिछली कक्षा में बताया था कि डीएनए में क्या पाई जाती है, पोलरिटी। पोलरिटी क्यों होती है, क्योंकि इसकी जो डीऑक्सीराइबो शर्करा है उसके 5वें कार्बन पर जो फास्फोरिक समूह जुड़ा हुआ है वो क्या है, स्वतंत्र है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि नीचे इसके 3रे कार्बन पर जो फास्फोरिक अम्ल जुड़ा है वो भी कैसा है, स्वतंत्र है। जो कार्बन स्वतंत्र रहता है उसको हम बोलते हैं इसका एंड। तो यहाँ पर कौन सा स्वतंत्र है, 5 कार्बन स्वतंत्र है तो हम क्या बोलेंगे, 5 प्राइम एंड। और यहाँ पर कौन सा स्वतंत्र है, 3रा कार्बन स्वतंत्र है तो हम बोलेंगे 3 प्राइम एंड। इस तरह से डीएनए में पोलरिटी पाई जाती है। अब चर्चा करते हैं डीएनए की आणविक संरचना। यदि परीक्षा में प्रश्न आता है कि वाटसन एवं क्रिक का डीएनए मॉडल का वर्णन कीजिए, या डीएनए की आणविक संरचना का वर्णन कीजिए, या डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल का चित्र सहित वर्णन कीजिए, तो आपको इस तरह से इसका एक उत्तर लिखना होगा। जैसे कि इसमें दिया है कि डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की वाटसन क्रिक मॉडल किसने दिया था, वाटसन क्रिक और विल्किंसन ने दिया था। और इस कार्य के लिए इन्हें 1962 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। अब यदि हम इस मॉडल की चर्चा करते हैं तो आपको इसमें जो मुख्य बिंदु लिखना है उस पर आप ध्यान दीजिए कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए में आपको इसमें इस तरह दिखाई दे रहा है 3 प्राइम एंड और ये दिखाई दे रहा है 5 प्राइम एंड। ये दोनों डीएनए के डबल स्ट्रैंड एक दूसरे के कैसे होते हैं, प्रति समानांतर। इसमें जो मुख्य बिंदु लिखना है वो सबसे
मुख्य सबसे इम्पोर्टेंट जो बिंदु है वो इस तरह से लिखना है कि इसमें पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के कैसे होते हैं, प्रति समानांतर। इसको समझने के लिए यदि हम स्टेयरकेस का कल्पना करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यदि आप सर्पिलाकार सीढ़ियां जो घर के बाहर लगी रहती हैं उसकी कल्पना करेंगे तो आप इस डीएनए के वाटसन क्रिक मॉडल को बहुत अच्छे से समझ सकेंगे। तो इसमें जो दोनों स्ट्रैंड होती है वो एक दूसरे के कैसी होती हैं, प्रति समानांतर होती हैं। और इसमें आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, इसमें दो ग्रुप दिखाई दे रहे हैं, एक गहरी ग्रुप, ये इसको बोलते हैं मेजर ग्रुप, और एक उभरी हुई ग्रुप दिख रही है, ये इसको बोलेंगे माइनर ग्रुप। तो जो लगातार दो मेजर ग्रुप की दूरी या दो लगातार माइनर ग्रुप के बीच की दूरी को हम बोलते हैं पिच ऑफ द डीएनए। बच्चों इसको ध्यान से सुनिए, ये दो लगातार मेजर ग्रुप की या दो लगातार माइनर ग्रुप के बीच की दूरी को हम क्या बोलेंगे, पिच ऑफ द डीएनए। तो ये कितना होता है, 34 एंगस्ट्रॉम। और इस पिच ऑफ द डीएनए में जो बेस पेयर की संख्या होती है वो कितनी होती है, 10। और इसी तरह दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम। और इसका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है, 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये इसके मुख्य बिंदु हैं जो आपको इसके आंसर में लिखना आवश्यक होंगे। आप इसमें देख रहे हैं चित्र में कि ए हमेशा किससे जुड़ता है, टी से। इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड रहता है और जी और सी के बीच में कैसा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड रहता है। बच्चों हमेशा हाइड्रोजन बॉन्ड को हम सॉलिड लाइन के द्वारा प्रदर्शित नहीं करते, इसको डॉटेड ही प्रदर्शित करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं चारगाफ के नियम की। डीएनए में उपस्थित क्षारकों की मात्रा का अध्ययन करने के लिए 1950 में इरविन चारगाफ ने एक नियम दिया जिसे हम कहते हैं चारगाफ का नियम। इस नियम के अनुसार डीएनए में जो प्यूरीन क्षारकों की कुल मात्रा है वो पिरिमिडीन क्षारकों की कुल मात्रा के कैसे रहता है, बराबर। अर्थात A + G बराबर कितना होगा, C + T। दूसरी बात यह है कि डीएनए में एडेनिन की मात्रा थाइमिन के कैसे रहेगी, बराबर। और ग्वानिन की किसके बराबर रहेगी, साइटोसिन की। और तीसरा इसमें बताया गया है कि एडेनिन और थाइमिन और ग्वानोसिन और साइटोसिन इनका अनुपात भी हमेशा कितना रहेगा, 1 रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि एक ही जाति के जीवों में तो कैसा रहता है, समान, किंतु विभिन्न जाति के जीवों में ये अनुपात कैसा हो जाता है, अलग अलग। तो ये है चारगाफ का नियम। अब चर्चा करते हैं डीएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में। यदि प्रश्न आता है परीक्षा में कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होने के पक्ष में किस किस वैज्ञानिक ने प्रमाण दिए, तो आपको इसमें लिखना है। पहला है ग्रिफिथ का प्रयोग और उसके बाद है हर्शे एवं चेज का। और यदि प्रश्न आता है कि ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग में कैसे स्पष्ट किया कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है, तो आपको इसमें इस तरह से उत्तर लिखना होगा। आप लिखेंगे कि ग्रिफिथ ने जो प्रयोग किया वो किस पे किया, डिप्लोकोकस निमोनिया नामक बैक्टीरिया पर काम किया। और ये कौन सा रोग उत्पन्न करता है, निमोनिया रोग। ये दो तरह के होते हैं डिप्लोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया, एक एस टाइप के और दूसरे आर टाइप के। जो एस टाइप का होता है उसकी जो कॉलोनी बनती है वो कैसी बनती है, स्मूथ बनती है। और आर टाइप की कैसी बनती है, रफ। और जो एस टाइप का होता है वो कैसा होता है, ब्रूलेंट। ब्रूलेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता रहती है, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या होता है, कैप्सूल होता है। और जो रफ होता है वो कैसा होता है, नॉन ब्रूलेंट होता है, इसमें रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। अब ग्रिफिथ ने क्या प्रयोग किया, ग्रिफिथ ने देखा, इन्होंने इस तरह से प्रयोग किया। ये भी आपको लिखना होगा, ये आपको इस तरह से चित्र बनाना होगा। यदि आप चित्र नहीं बना सकते हैं तो आप इस तरह से लिखेंगे कि ग्रिफिथ ने पहले क्या किया, ब्रूलेंट को लिया, उसको कल्चर किया और कल्चर करने के बाद चूहे में इंजेक्शन लगाया तो चूहे क्या हो गए, मर गए। दूसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, नॉन ब्रूलेंट को लिया, इसका कल्चर किया और इसका इंजेक्शन किस में लगाया, चूहे में लगाया, तो चूहे जीवित रहे। और तीसरे प्रयोग में उन्होंने क्या किया, ब्रूलेंट को लिया, उसको गर्म किया और चूहे में इंजेक्ट किया तो देखा कि चूहे कैसे हैं, जीवित हैं। लेकिन चौथा प्रयोग जो था बहुत ज्यादा यही महत्वपूर्ण प्रयोग था।
इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया कि जो नॉन ब्रूलेंट थे उसको उन्होंने क्या किया, उसको तो सिंपल लिया और जो ब्रूलेंट थे उसको गर्म कर लिया और दोनों को मिक्स करके जब चूहे में लगाया तो उन्होंने क्या देखा कि चूहे मर गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ये आ सकता है कि आप परीक्षा में पूछा जा सकता है कि ग्रिफिथ के चौथे प्रयोग का स्पष्टीकरण कीजिए कि चूहे क्यों मर गए। तो यहाँ पर आपका स्पष्टीकरण ये होगा कि जब ब्रूलेंट बैक्टीरिया को गर्म किया तो गर्म करने से उसका जो डीएनए था डबल स्टैंडर्ड वो नष्ट नहीं हुआ, डीनेचर हुआ। डीनेचर से तात्पर्य है दोनों डबल स्टैंड के बीच जो हाइड्रोजन बॉन्ड थे वो क्या हो गए, टूट गए और टूटने से डीएनए कैसा होगा, सिंगल स्टैंडर्ड हो गया। उसका प्रोटीन तो नष्ट हो गया लेकिन डीएनए क्या हुआ, डीनेचर हो गया। अब चूंकि डीएनए डीनेचर था, सिंगल स्टैंडर्ड था, तो ये किसके अंदर प्रवेश हो गया, नॉन ब्रूलेंट के अंदर। और इस डीएनए ने नॉन ब्रूलेंट को किसमें परिवर्तित कर दिया, ब्रूलेंट बैक्टीरिया। और आपको पता ही है कि ब्रूलेंट बैक्टीरिया क्या कर देते हैं, ये रोग उत्पन्न कर देते हैं, निमोनिया, जिसके कारण चूहे क्या हो गए, मर गए। तो इस तरह से आप फ्लो डायग्राम के द्वारा भी अपना उत्तर दे सकते हैं। अब प्रश्न ये भी आ सकता है कि ग्रिफिथ ने अपने प्रयोग के द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया, तो आप लिखेंगे रूपांतरण दिया। इनके प्रयोग से स्पष्ट हुआ कि जब एक दाता जीवाणु कोशिका के नग्न डीएनए का स्थानांतरण ग्राही जीवाणु कोशिका में होता है, तो जो ग्राही जीवाणु कोशिका है, यहाँ पर ग्राही जीवाणु कोशिका कौन सी थी, नॉन ब्रूलेंट, तो वो किस में परिवर्तित हो गई, ब्रूलेंट के लक्षण उसके अंदर आ गए। तो इसे कहते हैं हम रूपांतरण। तो आपको ये भी इस तरह से लिखना है। अब आता है कि एक प्रश्न इस तरह से भी आ सकता है कि हर्शे और चेज ने अपने प्रयोग में किस तरह से प्रोटीन और डीएनए को डिफ्रेंशिएट करने के लिए रेडियोधर्मी टेक्निक का उपयोग किया। और या ऐसे आ सकता है कि हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग के द्वारा जीन बहन को कैसे स्पष्ट किया। तो आइए बच्चों, इसको इस तरह समझ सकते हैं। हर्शे एवं चेज ने रेडियोधर्मी अन्वेषण टेक्निक का उपयोग करके इकोलाई नामक बैक्टीरिया पर एवं टेडपोल जीवाणु भोजी पर क्या किया, कार्य किया। जैसा कि आपको पता है कि जीवाणु भोजी किसे कहते हैं, वे वायरस जो बैक्टीरिया पर आक्रमण करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जीवाणु भोजी। अब यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि इन्होंने क्या किया, हर्शे एवं चेज ने, ये आपको उत्तर में लिखना आवश्यक होगा। हर्शे एवं चेज ने अपने प्रयोग में प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करने के लिए क्या लिया था, S35, और डीएनए को रेडियो एक्टिव करने के लिए क्या लिया था, P, फास्फोरस। तो जो यहाँ पर प्रोटीन के लिए इन्होंने S क्यों लिया, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलके बना, अमीनो अम्ल से। और बहुत से अमीनो अम्ल हैं जैसे सिस्टीन है, इसमें क्या पाया जाता है, सल्फर पाया जाता है। और डीएनए किससे मिलके बना होता है, फास्फोरिक अम्ल से, इसलिए यहाँ पर इन्होंने फास्फोरिक अम्ल लिया। तो इस तरह से इन्होंने क्या किया कि अब इसको कल्चर माध्यम में उगाया। कैसे कल्चर माध्यम में, जिसमें क्या है, S35। और इसको कहाँ उगाया, ऐसे कल्चर माध्यम जिसमें क्या है, P32। तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर जो इकोलाई बना है उसके अंदर क्या आ गया, उसकी जो कैप्सिड बनी है उसमें क्या है, S35। और यहाँ पर जो उत्पन्न हुए हैं उनके अंदर क्या है, उसके डीएनए में क्या है, P32। इस तरह से यहाँ पर जो जीवाणु भोजी प्राप्त हुए वो कैसे हो गए, S35 युक्त। और यहाँ पर जो प्राप्त हुए वो कैसे प्राप्त हुए, P32 युक्त। तो आइए अब इस तरह से समझ सकते हैं इसको। आपको ये चित्र भी बनाना होगा कि अब जो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज प्राप्त होगा, ये आपको चमकीला दिखाई दे रहा है, ये क्या है, इसका कैप्सिड जो किसका बना है, रेडियो एक्टिव। और यहाँ पर ये चमकीला क्या दिखाई दे रहा है, डीएनए, ये भी क्या है, रेडियो एक्टिव है। अब इसको किसके अंदर प्रवेश कराया, बैक्टीरिया के अंदर, इकोलाई के अंदर। तो देखा गया कि यहाँ पर इसकी कैप्सिड कहाँ रह गई, बाहर, मतलब जो रेडियो एक्टिव कैप्सिड थी वो कहाँ रह गई, बाहर रह गई, और अंदर सिर्फ क्या गया, डीएनए। और यहाँ पर ये कैप्सिड बाहर रह गई और जो रेडियो एक्टिव डीएनए था वो कहाँ चला गया, अंदर चला गया। तो यहाँ पर ये देखा गया कि इसकी जो कैप्सिड थी वो रेडियो एक्टिव थी, वो बाहर रह गई, और इसका डीएनए कहाँ चला गया, अंदर चला गया। तो इस तरह से जब इसको ब्लेंडिंग किया गया और ब्लेंडिंग के पश्चात क्या किया गया, सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया, तो देखा गया कि जो आनुवांशिक पदार्थ वो कौन सा गया है, डीएनए ही गया है।
क्योंकि जब हमने इसको सेंट्रीफ्यूज किया तो ऊपर की तरफ कैप्सिड ऊपर एकत्रित हो गई और इकोलाई कहाँ आ गया, नीचे हो गया। तो जो चमकीला भाग हमें दिखाई दिया वो कौन सा दिया, इसमें डीएनए। तो इस प्रयोग से स्पष्ट हो गया कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ है। तो इस तरह से आपको परीक्षा में ये डायग्राम बनाना आवश्यक होगा। अब हम चर्चा करते हैं कुछ अभ्यास प्रश्न की, कि किस तरह से हम इस तरह से इसमें क्या आ सकते हैं, कुछ विकल्प, जो विकल्प आ सकते हैं वो इस तरह से आ सकते हैं। कौन सी शर्करा डीएनए में अनुपस्थित होती है? तो आपको पता है कौन सी शर्करा अनुपस्थित होती है। राइबोज शर्करा पाई जाती है कि नहीं? नहीं पाई जाती है। ग्लूकोज है वो भी नहीं पाई जाती, सुक्रोज भी नहीं और ए भी नहीं। तो हम यहाँ पर आंसर क्या होगा, ये सभी। अगला है न्यूक्लिक अम्ल किसके बहुलक हैं? अमीनो अम्ल के नहीं है, ग्लोब्यूलिन के नहीं है, न्यूक्लियोटाइड के हैं, न्यूक्लियोसाइड के नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, न्यूक्लियोटाइड। इस तरह से ये प्रश्न आ सकते हैं। फिर आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए में इस तरह से आ जाए कि डीएनए के एक चक्र में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, तो आप लिखेंगे कितने, 10। यहाँ पर नामक क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है, तो आपको पता है यूरेसिल नामक क्षारक डीएनए में नहीं पाया जाता है। अब आता है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। यदि प्रश्न आता है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है कि आरएनए कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एमआरएनए, टीआरएनए और राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए का पूरा नाम है मैसेंजर राइबोसोमल न्यूक्लिक एसिड और टीआरएनए का नाम है ट्रांसफर राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरआरएनए का नाम है राइबोसोमल राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब प्रश्न यदि आता है कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे इस तरह से, एक नाइट्रोजनी क्षारक, शर्करा और फास्फेट समूह मिलकर जो एक रचना बनाते हैं उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। और यदि ये आ जाता है कि न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं, तो आप आंसर लिखेंगे कि नाइट्रोजनी क्षारक और शर्करा जब मिलते हैं तो बनता है न्यूक्लियोसाइड। तो दोनों तरह से आ सकते हैं, मैंने एक उदाहरण आपको दिया है। अब यदि लघुत्तरीय प्रश्न आपके एनसीईआरटी में दिया गया है कि निम्न को नाइट्रोजनी क्षार व न्यूक्लियोटाइड के क्रम में वर्गीकृत कीजिए, एडेनिन, थाइमीन, ग्वानोसिन, यूरेसिल व साइटोसिन। तो आपको यहाँ पर ये पता करना है कि ये क्षार किसके अंतर्गत आते हैं। जैसे एडेनिन है वो किसका प्रकार है, प्यूरिन का। ग्वानोसिन है ये किसका प्रकार है, प्यूरिन क्षार का। और साइटोसिन है ये किसका है, पाइरिमिडीन का। और थाइमीन है ये किसका है, ये भी है पाइरिमिडीन का। अब इसी तरह से इसमें पूछा गया है एनसीईआरटी में कि एडेनिन में किस तरह से न्यूक्लियोटाइड बन सकते हैं। तो एडेनिन से बनेगा एडेनिन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड, ग्वानिन से बनेगा ग्वानिन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड और थाइमिन से बनेगा थाइमिन डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियोटाइड। और यूरेसिल से, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यूरेसिल से क्या बनेगा, यूरेसिल राइबोज न्यूक्लियोटाइड, क्योंकि यहाँ पर कौन सी शुगर होगी, राइबोज शुगर, और यहाँ पर कौन सी शुगर है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। इसी तरह से एक प्रश्न ये भी आ सकता है कि यदि एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए में 20% साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन के प्रतिशत की गणना कीजिए। यह प्रश्न आधारित है इरविन चारगाफ के नियम पर। इरविन चारगाफ नियम के अनुसार एडेनिन, थाइमीन तथा ग्वानिन साइटोसिन के बीच एक अनुपात कैसा रहता है, स्थिर रहता है और एक दूसरे के बराबर रहता है। तो मान लीजिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए में टोटल नाइट्रोजनी क्षार संख्या कितनी है, 100 है। और यहाँ पर प्रश्न में क्या कहा गया है, साइटोसिन कितना है, 20% है। तब साइटोसिन 20% है तो ग्वानिन भी कितना होगा, 20% होगा, क्योंकि चारगाफ का नियम क्या कहता है, COG हमेशा कैसे रहते हैं, बराबर। तो COG कितना हो गया, 40% हो गया। इसका तात्पर्य यह है कि एडेनिन और थाइमिन का कुल प्रतिशत क्या होगा, 100 में 100 माइनस 40 तो कितना बचा, 60। और एक किसके बराबर होता है, T के बराबर। तो यहाँ पर एडेनिन की मात्रा कितनी आएगी, 30% होगी। इस तरह से चारगाफ नियम पर भी प्रश्न बन सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता वाटसन एवं क्रिक
को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव या अर्ध संरक्षित रूप को कल्पित करने में सहयोग किया। जैसा कि आपको मैंने पिछले कक्षा में हमने पढ़ा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन 3 तरह से होता है। एक में क्या होता है, पूरी पुरानी स्ट्रैंड रहती है, और दूसरे में क्या रहता है, एक नई एक पुरानी, और तीसरे प्रकार में क्या रहता है, पैचेज में नए और पुराने लगे रहते हैं। तो यहाँ पर जो डीएनए के डबल स्टैंडर्ड है, इसका तात्पर्य यह हुआ कि इसके एक स्टैंड में क्षार क्यों ये मान्य की गई, इसलिए मान्य की गई कि जब हम दोनों डीएनए के डबल स्टैंड को पृथक करते हैं तो जो पृथक स्टैंड रहता है उस पर हमें क्या पता रहता है, क्षारकों का क्रम पता रहता है। जब क्षारकों का क्रम पता रहेगा तो दूसरे स्टैंड को बनने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। इस कारण डीएनए डबल स्टैंडर्ड द्विकुंडली के लिए कौन सा सिद्धांत माना गया, सेमी कंजर्वेटिव सिद्धांत को माना गया, क्योंकि सेमी कंजर्वेटिव वह रूप है जिसमें डीएनए के डबल स्टैंडर्ड डीएनए के संश्लेषण के लिए इसका प्रत्येक स्टैंड किसका काम करता है, सांचे का। सांचे मतलब यदि उस पर ए टी सी लिखा होगा तो अपने आप ए से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, टी, सी से यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, जी। इस तरह से नया डीएनए आसानी से बन जाएगा, जिससे नए संश्लेषित डीएनए अणु में एक पेरेंट डीएनए स्टैंड रहता है और दूसरा नया स्टैंड रहता है। तो डीएनए के रेप्लिकेशन के लिए जो सिद्धांत मान्य किया गया वो कौन सा किया गया, सेमी कंजर्वेटिव सिद्धांत को मान्य किया गया। अब प्रश्न आता है कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेज ने डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किया। तो अभी मैंने आपको बताया है कि डीएनए और प्रोटीन के बीच में कैसे अंतर स्थापित किया। उन्होंने अंतर इसी तरह स्थापित किया कि डीएनए के लिए उन्होंने क्या किया, फास्फोरस का रेडियो एक्टिव लिया, और प्रोटीन के लिए किसका लिया, सल्फर का लिया। तो जो मैंने अभी आपको समझाया है वह उत्तर इसमें लिखना होगा। तो मुझे आशा है बच्चों कि आपको आज समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें परीक्षा में उत्तर लिखना है। धन्यवाद। किशोर अवस्था संबंधित समस्याओं के परामर्श हेतु समर्पित उमंग किशोर हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 144225 पर संपर्क करें।